सर आपका माइक ऑफ है। माइक बंद है। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ के लिए। अब आ रही है ना आवाज? जल्दी से वाई टाइप करो। दीपांशु वाई टाइप करो, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है खुशबू। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए? क्या पढ़ रहे हैं? विषय गणित। और उसके अंदर भी क्या पढ़ रहे हैं हम? ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। सभी बच्चों को सारी चीजें पता है कि हमें क्या नहीं करना है। हमें अपना माइक नहीं ओपन करना है, माइक बंद रहेगा हमारा क्लास के दौरान। हमें ये भी नहीं करना है कि हैंड राइज नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारा कोई भी डाउट होगा तो हम इन तीन बिंदुओं पर क्लिक करेंगे और इन कॉल मैसेजेस में टाइप करेंगे जो भी हमारा डाउट होगा। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप तीन बिंदुओं पर क्लिक करोगे, एक्टिविटीज में जाओगे, और एक्टिविटीज में जाने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर कहाँ करोगे? पोल में। जो भी आपको सही विकल्प लगेगा, जो भी आपको सही ऑप्शन लगेगा, उसको आप डार्क कर दोगे। डार्क करने के बाद यहाँ पर आपका वोट का, यानी कि ब्लू कलर का बॉक्स हो जाएगा। आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर वोटेड लिखा जाएगा कि आपने आंसर को क्या कर दिया है? वोट कर दिया है। ठीक है। सर आपकी आवाज दोबारा आ रही है और आपकी आवाज अटक के आ रही है। आ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क इशू नहीं है। बाकी सभी बच्चे टाइप करेंगे। क्या कोई डाउट, मतलब आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है ठीक है ठीक है खुशबू, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों। तो आप क्या करें, आप अपनी तरफ से देखिए, थोड़ा सा अच्छी नेटवर्क वाली जगह बैठिए, और अच्छी नेटवर्क वाली जगह बैठिए, और क्लास को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से ज्वाइन कर लेना जल्दी से। ठीक है बच्चों। देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो लास्ट क्लास के बिहाफ पर हमने लास्ट क्लास में क्या चीज पढ़ी थी? हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बाद में। ठीक है अशोक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास में इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज का बाह्य कोण गुण और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमने पढ़ा था। तो सभी बच्चे जाएंगे और इस क्वेश्चन का सही विकल्प, यानी कि जो भी सही ऑप्शन है, आप जल्दी से पोल सेक्शन में टाइप करेंगे। वोट कीजिए पोल सेक्शन में पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। यह छोटा सा रिकॉल टेस्ट है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था। आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर इसका ऑप्शन वोट करेंगे। देखिए क्या है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? ठीक है। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे वोट करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। पहले आप अच्छे से सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आपके पास में 15 सेकंड है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, और आधे बच्चों ने सवाल सोल्व करके उसका पोल सेक्शन में वोट कर भी दिया है। तो सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सही ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है। अभी बहुत ज्यादा बच्चों ने वोट कर दिया है, सिर्फ दो तीन ही बच्चे रह गए हैं, तो जल्दी से क्या करें, वो भी सोल्व करने के बाद में अपना पोल के अंदर वोट करें। आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है, और अब आपका एंड किया जाता है पोल। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि और बच्चों के पास में शायद पोल का ऑप्शन है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं है वो जल्दी से जाएं और चैट सेक्शन में अपना आंसर ऑप्शन टाइप करें। सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप करें, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं है। ठीक है संजय? ठीक है नेहा? ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो कुछ बच्चों का तो आंसर सही है, बट कुछ बच्चों ने इसके अंदर भी गलती कर दी है। देखो, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है, यानी कि त्रिभुज के कैसे कोण है? तीनों कोण बराबर है, तो एक त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, टाइप करना बंद कीजिए, सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे ताकि किसी का भी बाद में कोई डाउट ना बचे। देखिए, हमने एक त्रिभुज बना लिया, और त्रिभुज के हमने कोण भी लिख दिए, ये कोण कौन ए। से स्कूल के बच्चों की क्लास? बच्चे माइक मत ऑन कीजिए, अभी बस आते हैं। आप चैट सेक्शन में इतने टाइप कीजिए। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर है, आपने कहा ये त्रिभुज है ए बी सी, और इसके तीनों कोणों की माप बराबर है, तो आपने मान लिया कि ये भी एक्स डिग्री है, ये भी एक्स डिग्री है, और ये भी कितना एक्स डिग्री है। आप खुद बताओ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, यानी कि तीनों कोणों के योग का माप कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। अब कोण ए भी एक्स डिग्री है, कोण बी भी एक्स डिग्री है, और कोण सी भी एक्स डिग्री है। तो इन सभी को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3x। और 3x का मान कितना हो गया? 180। और जब आप x का मान निकालोगे तो x का मान कितना हो जाएगा? कि x का मान हो जाएगा 180/3, और ये आ जाएगा आपके पास में 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर तो कितना हो गया है? इसका सही आंसर तो ऑप्शन सी हो गया है, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो
आपने लेकिन पर ये चीज भी तो एक पढ़ा था आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, एक समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। अगर सब बच्चों ने समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये समबाहु त्रिभुज सर वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पर समबाहु त्रिभुज में हमने दूसरा पॉइंट यही लिखाया था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है, और प्रत्येक कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समबाहु त्रिभुज से भी कर सकते थे कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना सही बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और फिर हम क्लास को आगे लेकर चलते हैं कि हमने क्या चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में, वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है। ठीक है, ठीक है दीपांशु, दीपांशु आपको समझ में आ गया ना? क्योंकि आपका आंसर गलत था दीपांशु। अभी आप बताइए, माइक ऑन करके जल्दी से, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है यस सर। सर मैं ठीक है चतुर्भुज ठीक है सोचा। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में भी हम काफी चीजें पढ़ चुके थे। बस एक रिवीजन के लिए आपको स्लाइड लगाई गई है कि पाइथागोरस थ्योरम हम किसमें पढ़ते हैं? कि पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर। किसमें पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? कि जो स्क्रीन पर आपको एक ऐसा त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी, कि समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी हाइपोटेन्यूज कर्ण कहलाती है। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आपको जल्दी से रिवाइज करा दिया गया है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा दो भुजाओं को क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। उनमें से एक क्या होती है? एक आपकी लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहलाती है, और एक आपका आधार यानी कि बेस कहलाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज पढ़ी थी। और सामने वाली भुजा ना, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? हम कर्ण कहेंगे। एसी को क्या कह देंगे? हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, अब आप सामने देखेंगे, ये चीज याद हो गई थी कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है? कि पाइथागोरस थ्योरम होती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? अन्य दो पादों आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। मान लीजिए सामने स्क्रीन पे जो हमें त्रिभुज दिखाया गया है कि त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है हमारे पास में? एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कर्ण यानी कि जो एसी का स्क्वायर होगा, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, वो बाकी दोनों आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और यहां तक सभी बच्चों को क्या हो गया? रिवाइज करा दिया गया है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी कि जो कर्ण का वर्ग होगा, वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। बाकी पाइथागोरस थ्योरम को आप किसी और त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, या फिर आपके पास में जो विषमबाहु त्रिभुज है, इस तरीके के त्रिभुज में नहीं लगा सकते कि न्यून कोण त्रिभुज में लगा दे या फिर अधिक कोण त्रिभुज में लगा दे, नहीं लगा सकते। सिर्फ समकोण त्रिभुज में, एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा, आप उसी के अंदर क्या कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हो। सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया? यानी कि सभी बच्चों को इतने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से वो एन टाइप करो। ठीक है, यानी कि सभी को क्लियर है, यानी कि सभी का वाइट टाइप हो गया है। तो आपको क्या करना है? आपका चैट सेक्शन सिर्फ कुछ समय के लिए रोका जाता है, और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है। तो सही बच्चे इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन को कहाँ आपको आंसर पोल करना, आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में इसको वोट करना है आंसर को। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास में पहले कुछ समय दिया जाएगा ताकि पहले आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर सको और आप इसका आंसर बताएं। तब हम आपको क्या करेंगे? हम इसका सही आंसर आपको बताएंगे। देखो, आपके पास में टाइम थोड़ा ज्यादा है, 30 से 40 सेकंड का टाइम आपके पास में, कि आप इसको सोल्व करो आराम से। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो पोल में आंसर कर देंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो अपना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में नोटबुक पे आंसर लिख लेंगे ऑप्शन। जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा तो वो अपना ऑप्शन टाइप कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, देखिए, दिए गए चित्र में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिए गए त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो आपको त्रिभुज दिखाया गया है इसके अंदर आपसे कर्ण की लंबाई पूछी गई है कि कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो अभी बहुत कम बच्चों ने पोल के अंदर वोट किया है, और उनमें से कुछ का सही भी है और कुछ का गलत भी है। देखो, हमें सही और गलत से नहीं डरना है, हमें अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर हमें
क्या अगर देखो गलत हो जाता है तो ये नहीं डरना कि गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा। हम जब तक गलत नहीं करते, गलती नहीं करते, जब तक अच्छे से सीखते भी नहीं है, कुछ अगर नई चीजें सीखते हैं तो। ठीक है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से क्या करेंगे, पोल सेक्शन में वोट करेंगे। ठीक है। अभी पोल का ऑप्शन कुछ बच्चों के पास में आता है, अभी कम बच्चों ने वोट किया है, तो जल्दी से वो भी सोल्व करके वोट करें। दिए गई त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी 3 बच्चे और बचते हैं जो पोल में अपना वोट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब जिनके पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जिनके पास में चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा था वो जल्दी से वो चैट सेक्शन में जाए। हमने चैट सेक्शन को ऑन कर दिया है, वो अपना ऑप्शन टाइप करें। ठीक है दीपांशु। ठीक है विवेक। ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चों ने अपना ऑप्शन भी टाइप कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। देखिए सही बच्चे सामने स्क्रीन पर। देखिए क्या दिखाया गया आपको, दिए गए चित्र में दिए गए त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा जल्दी से अगर हम इसका नाम दे दें कि ये त्रिभुज एबीसी है, देखो चैट सेक्शन में भी लिखना बंद कीजिए, सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का सही है और कुछ बच्चों का गलत भी है, तो हमें सीखना है अच्छे से। जिनका सही है वो भी और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। देखो त्रिभुज क्या दिखाया गया है हमें स्क्रीन पर, कि स्क्रीन पर एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज एबीसी। आप जल्दी से सभी बच्चे वो टाइप करेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसपे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। सभी बच्चे टाइप करेंगे वो कौन सा शीर्ष है जिसपे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है दीपांशु। ठीक है संजय। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि 90 डिग्री का कोण कौन से शीर्ष पर बना हुआ है, यानी कि बी शीर्ष पर, यानी कि वर्टेक्स बी पर क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो आप बताइए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी कि एसी भुजा तो हमारी क्या हो गई है, कर्ण हो गई है। बाकी दो दोनों भुजाएं बची हैं इसी के अलावा, ए बी और बी सी, तो ये हमारा लंब हो गया है। और जो बची हमारे पास में भुजा वो क्या हो गई है हमारे पास में, सॉरी, ये हमारे पास में क्या हो गया है, ये हमारे पास में आधार हो गया है, इसको हम आधार मान लेंगे। और जो भुजा बची हमारे पास में क्या हो गई है, वो लंब हो गई, ये हमारे पास में आधार हो गया और ये क्या हो गई है, लंब हो गई है। ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण बी के सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, कि सर जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। बस इसके अंदर हमें वैल्यू डाल देनी है और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। आपने कहा सर कर्ण का स्क्वायर तो हमें निकालना है, यानी कि हमने तो लिख दिया एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब कितना है हमारे पास में, यानी कि जो ए बी भुजा है वो कितनी है हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर, आपने कहा सर 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास में 4, हमने इसको कहा 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखोगे कि एसी का स्क्वायर कितना आ गया, एसी का स्क्वायर आ गया है। सभी बच्चों को पता है ना 3 का स्क्वायर कितना होता है, इधर देखो जिन बच्चों को स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में नहीं पता है, कि अगर 3 का स्क्वायर लिखा है इसका मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3, और कितना आ गया हमारे पास में 9। तो सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होगा। जल्दी से टाइप करेंगे सभी बच्चे 4 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। अब आप देखोगे कि एसी का स्क्वायर कितना हो गया, आपने 16 को यानी कि 16 को और 9 को जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारे पास में 25। अब सभी बच्चे वो एक नंबर टाइप करेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर, यानी कि किस नंबर का स्क्वायर 25 होता है। सभी बच्चे वो नंबर टाइप करेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है दीपांशु। ठीक है खुशबू। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 होता है। तो आपने कहा सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे, कि इसको लिख देते हैं कि एसी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, यानी कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है। और अगर हम इसका दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि जो एसी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। और सभी जगह सेंटीमीटर लिखा हुआ था, सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो आपने भी लिख दिया एसी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये तो हो गई चलो आंसर की बात, की आंसर तो इसका 5 सेंटीमीटर आ गया। देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन इसका बी, यानी कि 5 सेंटीमीटर है। अब हमें कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि उसको वर्गमूल लेने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर आप सभी बच्चे होमवर्क में याद कर लेना, कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 4 होता है, और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 9 होता है, और इसी तरीके से 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4 यानी कि 4 × 4 16 होता है।
तो इसी तरीके से आप कोशिश करना कि आप 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 गुणा 25, और ये कितना होता है हमारे पास में, 625। ठीक है, यहां तक का आप स्क्वायर होमवर्क में याद करोगे, हम कल बच्चों से पूछेंगे। अब हमें कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके, जिसको कोई डाउट है कि उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर उसको स्क्वायर यानी कि वर्ग या फिर वर्गमूल में कोई दिक्कत है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है वो बच्चा अपना माइक ओपन करे और वो बोल कर बताए, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। इतना सभी को आता है ना, वर्गमूल करना? अगर यस सभी को आता सर। है तो वाई टाइप करो, ठीक है। तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चों का ऑप्शन गलत था, तो उनको ये समझ में आ गया है ना सभी को, कैसे सोल्व करना है? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आप सभी का चैट सेक्शन रोका जाता है कुछ समय के लिए, और आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वो आपको पहले अच्छे से सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद में पहले आपको उसको क्या करना है, ऑप्शन को वोट करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिए, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में वोट करना है। देखिए, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक दरवाजा दिख रहा है, एक सीढ़ी दिख रही है, और एक क्या दिख रही है, घास दिखाई दे रही है छोटी सी, यानी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़े से पार्ट में घास, यानी कि आपको आपको एक बेस दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको सीढ़ी की लंबाई बतानी है कितनी रही होगी। आपके पास में 30 से 40 सेकंड, आपके पास में 50 सेकंड का टाइम है, कि आप थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए टाइम ले सकते हैं, पर अच्छे से सोल्व करने के बाद में सही ऑप्शन निकालने की कोशिश करना। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। और बाकी जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो भी अच्छे से सोल्व करके अपनी नोटबुक पे ऑप्शन बना के तैयार रख ले, कि हमारी तरफ से इसका ये आंसर होगा। ठीक है, बच्चों के आंसर आने लगे, और जितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया उनमें से ज्यादातर का आंसर सही है। ठीक है, यानी कि बच्चे सीख गए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज करना है हमें। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ज्यादातर बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, तो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो फिर भी अपना आंसर वोट कर सकते हैं, और हम चैट सेक्शन भी साथ के साथ खोल देते हैं, ताकि बच्चे चैट सेक्शन के अंदर भी अपना ऑप्शन टाइप कर सके। ठीक है, ठीक है बच्चों, जिनके पास में चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ईशु यादव, ईशु रावत, माइक बंद कीजिए। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन सही है। ईशु रावत, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप माइक मत खोलो, और जो भी कोई डाउट है तो आप ऑप्शन में टाइप कीजिए, वरना तो क्लास से निकाले जाओगे बेवजह में। अच्छे से बैठ कर पढ़िए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे हमें बताएंगे कि ये जो हमें 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई दिखाई दे रही है दरवाजे की, ये जो हमें 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई दिखाई दे रही है दरवाजे की, क्या वो दरवाजे की ऊंचाई यहाँ पर भी उतनी ही होगी? जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे, क्या उतनी ही होगी? तो जल्दी से वाइट टाइप कीजिए कि हाँ सर, ये भी कितनी होगी, 12 ही होगी। ये भी कितनी होगी भुजा, 12 ही होगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कितनी हो गई, 12 हो गई। ये हमारे पास में बेस यानी कि आधार कितना हो गया, हमारे पास में 5 हो गया है। ठीक है, और आप हमें सभी बताओगे कि आपको यहाँ पर कोई 90 डिग्री का कोण सर दिखाई दे जी रहा है आवाज सबको? नहीं आ रही है आपकी। बच्चों, आवाज आ रही है सभी को? क्लास को जल्दी से आप अच्छे से नेटवर्क कर लीजिए, बैठो बच्चे। देखिए, ठीक है, ठीक है, क्या आपको 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है? सर जी आवाज नहीं आ रही। ईशु रावत, हम आपको ना क्लास से निकाल दे रहे हैं, क्योंकि आपका माइक बंद नहीं हो रहा है पूरी क्लास के दौरान। ठीक है, तो आपको 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है सभी को? बताइए, अगर 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है तो जल्दी से वाइट टाइप कीजिए कि हाँ सर, हमें 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है।
ठीक है, यानी कि कुछ बच्चों को दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चों को दिखाई दे, उनको मतलब एन लिखा रहा है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। देखो कि जो हमारे पास में जो दरवाजा है, जो हमारे पास में दरवाजा है, क्या वो यहाँ पर जो आधार है इसके साथ में वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा? आप खुद देखो घर के अंदर जितनी भी दीवार होती है, क्या वो हमारे जो फर्श होता है फर्श के साथ में 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती दीवारें? यानी कि जो आपके घर में जितनी भी दीवारें या फिर दरवाजे लगे हुए हैं सभी बेस यानी कि आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कोण कितने का हो गया? ये कोण आपके पास में 90 डिग्री का हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा हमें सीधी दिखाई दे रही है, क्या वो इसके अंदर कर्ण का काम करेगी? क्या वो इसके अंदर कर्ण का काम करेगी? अगर वो कर्ण का काम करेगी तो सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे कि हाँ सर हमें एक त्रिभुज दिखाई दे गया। यानी कि हमें एक त्रिभुज दिखाई दे गया है, कौन सा? त्रिभुज ए बी सी, ये रहा कि ये हमारे पास में एक त्रिभुज बन गया है जिसके अंदर क्या है कि कर्ण भी हमें निकालना है। और इसका नाम हमने दे दिया त्रिभुज ए बी सी, जिसमें जो बी वर्टेक्स है यानी कि शीर्ष बी है उस पर 90 डिग्री का कोण है और हमसे कर्ण की लंबाई पूछी गई है। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे कि हमने तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े कि समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम प्रमेय लगाई जाती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है वो? कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? कि कर्ण का स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप बताइए हमें कि जो कर्ण का स्क्वायर है यानी कि वो तो एक्स दे रखा है, यानी कि आपने इसको लिख दिया एक्स का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि लंब कितनी भुजा होगी हमारे पास है? 12, आपने लिखा 12 का स्क्वायर। और जो आधार हो गया वो हमारे पास में कितना हो गया? 5, यानी कि आपने लिखा इसको 5 का स्क्वायर। सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है संजय, ठीक है खुशबू, बाकी बच्चे भी जल्दी से टाइप करेंगे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। देखो अभी हमने पूछा था अगर किसी को कोई डाउट है स्क्वायर में तो बताइए वर्ग में, अगर किसी को डाउट है। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। कि सर 12 का स्क्वायर होगा 12 गुणा 12। और जब आप 12 को 12 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 144, यानी कि 12 का स्क्वायर तो सर 144 हो गया। जल्दी से सभी बच्चे 5 का स्क्वायर टाइप करेंगे कि 5 का वर्ग कितना होता है। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे। ठीक है संजय, ठीक है यशु, ठीक है दीपांशु, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 × 5, ये कितना हो गया हमारे पास में? 25 हो गया है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया 25। जब आप x का स्क्वायर निकालोगे तो x का स्क्वायर कितना हो गया? यानी कि आप इन दोनों को जोड़ दोगे। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 169। अब आप हमें वो नंबर बताओगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर यानी कि कौन से नंबर का वर्ग 169 होता है। ठीक है नेहा, सभी बच्चे टाइप करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका वर्ग 169 होता है। ठीक है, ठीक है संजय, ठीक है यशु, ठीक है नेहा, ठीक है खुशबू, और ठीक है अंजलि, वर्षा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया कि x का स्क्वायर जो है वो 169 है और 169 किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि आप सभी ने लिख दिया है कि जो x का मान होगा वो कितना होगा? 13 होगा। कैसे होगा? कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे यानी कि एक इस स्टेप के आगे स्टेप होगा कि जब आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? कि आपके पास में x का मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका क्वेश्चन का सही आंसर है? ऑप्शन सी। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो वो जल्दी से वाई टाइप करे, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन भी बोल सकता है, मतलब टाइप कर सकता है, या फिर वो माइक ओपन करके भी पूछ सकता है अगर किसी का कोई डाउट है, सिर्फ वही बच्चा। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो अभी आपका चैट सेक्शन सिर्फ कुछ समय के लिए रोका जाता है। आपको स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में उसका आंसर आपको पहले अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दे दिया जाए सभी को, जल्दी से बताइए। अगर होमवर्क में दे दिया जाए तो वाई टाइप करें। यस सर। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपका होमवर्क है आज का कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को होमवर्क में सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है कि आज सभी बच्चे इस क्वेश्चन को होमवर्क में सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको आज नई चीज पढ़नी है जिसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि क्या सर उन्होंने आज इस, हाँ दिखाइए। संजय आप माइक बंद कीजिए जल्दी से।
सभी बच्चे टाइप करेंगे। क्या उन्होंने इस नाम को कभी सुना है? क्या आपने इस नाम को कभी सुना है? सर्वांग समता, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है संजय, आपने नहीं सुना, ठीक है कोई बात नहीं। देखो आज हम एक त्रिभुज के बारे में नई चीज पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास में, ठीक है, जिन्होंने सुना है अच्छी बात है, वो अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से चीजों को सीखेंगे, और जिनको नहीं पता है वो तो और भी ज्यादा अच्छे से चीजों को सुनेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। यानी कि आज अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लगाइए। किससे बच्चे नोट्स बना रहे होंगे? ये तो हमने पहली क्लास में बोला था कि ज्योमेट्री के नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं, और उसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज? सर्वांग समता। ठीक है, आप जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिए। नो सर। हाँ बच्चे, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप चैट सेक्शन में टाइप कीजिए। ठीक है, तो आप जल्दी से हेडिंग लगाइए सर्वांग समता। क्या होती है सर्वांग समता, इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। सर्वांग समता, यदि किन्हीं दो वस्तुओं यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति, आकार और आकृति, यानी कि आप आकार को बोल सकते हो और आकृति को बोल सकते हो क्या? शेप। और इसको आप बोल सकते हो साइज। ठीक है बच्चों, यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति समान है, कैसे? वो बराबर है, तो वो दोनों वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं। वो दोनों वस्तुएं क्या होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। यानी कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप फिगर्स भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। यदि किन्हीं दो वस्तुओं के आकार और आकृति समान हो, तो वो दोनों वस्तुएं क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम कहलाती हैं। यानी कि कॉन्ग्रुएंस कौन से सब ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं? यानी कि दो शेप, यानी कि दो कोई भी ऐसी चीज है जिनकी शेप और साइज बराबर हो, लेकिन पर वो होनी कितनी चाहिए? कि कम से कम दो तो हो, कि आप एक फिगर के अंदर, सिर्फ एक ही फिगर के अंदर आप सर्वांग समता नहीं पढ़ सकते। अब बच्चे कोई भी डाउट आउट जल्दी से टाइप कीजिए। अच्छा आवाज आ रही है ना सभी को? अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है सभी को? ठीक है सो देखो सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, अगर कुछ कहना है या पूछना है तो वो जल्दी से टाइप चैट सेक्शन में टाइप कर दिया करो। ठीक है, देखो सर्वांग समता क्या होती है, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति समान हो, तो वे वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपको एक पेंसिल दिखाई गई है, और ये पेंसिल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई गई है, वैसी ही पेंसिल अगर आप इसकी जैसी, यानी कि वो उसकी आकृति एक जैसी हो, आकृति यानी कि उसकी शेप एक जैसी हो, फिर उसका आकार यानी कि जो उसका साइज है, वो दोनों क्या हो? बराबर हो, तो आप क्या होगे? जो पेंसिल वन है इसको हमने नाम दे दिया P1, और जो पेंसिल टू है इसको हमने नाम दे दिया P2। तो आप कहोगे जो पेंसिल P1 है वो पेंसिल P2 के क्या है? आकृति में भी समान है, यानी कि उसकी आकृति एक जैसी है, और शेप यानी कि वो साइज में भी क्या है? वो समान है। ठीक है बच्चों, यानी कि वो क्या है? शेप और साइज में दोनों बराबर है। ठीक है, तो किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति समान है, तो वो दोनों वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं। यानी कि वो कैसी होती हैं? वो दोनों कॉन्ग्रुएंस होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंस क्या चीज होती है। ठीक है, अच्छे सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना अच्छे से, और आवाज भी आ रही है ना? जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए आगे सामने देखिए एक बार, एक ठीक है इशू, ठीक है अभी सब बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, देखिए किन्हीं दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने का संबंध, किन्हीं दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने का संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। यानी कि सर्वांग सम यानी कि अगर दो वस्तुएं क्या है? दोनों सेम साइज, यानी कि सेम शेप और सेम साइज, यानी कि उनका आकार और आकृति समान है, तो सर्वांग सम होंगी। और जो उनका संबंध होगा सर्वांग समता का, वो क्या जो उन जिस संबंध से वो सर्वांग सम होंगी, वो क्या कहलाएगा? उनका सर्वांग समता कहलाएगा, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं सामने कि क्या एक चीज सभी बच्चे टाइप करेंगे। क्या जो पहली किताब आपको दिखाई गई है बुक वन, क्या वो देखने में बिल्कुल बुक टू के जैसी है? जल्दी से बताएंगे, क्या दोनों बुक देखने में एक जैसी है? क्या इनकी आकृति एक जैसी है? सभी बच्चे बताएंगे, क्या देखने में एक जैसी है? क्या इनकी आकृति एक जैसी है? ठीक है, यानी कि इनकी आकृति क्या है? एक जैसी है। अभी सभी बच्चे बताएंगे क्या देखने में इनका जो आकार है, क्या दोनों सेम आकार की है? यानी कि क्या इनका शेप, यानी कि शेप के साथ में इनका साइज क्या है? यानी कि आकृति को तो आप लिख दोगे शेप, कि इनकी सेम शेप है, देखने में एक जैसी है, और आकार को क्या लिख दोगे आप? साइज, कि इनका जो साइज है वो क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आपने कहा इसका साइज भी क्या है? बराबर है। यानी कि ये दोनों कैसे हो गई आपस में? ये दोनों आपस में क्या हो गई? सर्वांग सम हो गई हैं। अब आप देख सकते हो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। अगर आप देखोगे सर्वांग सम का मतलब होता है कि सर जो सर्वांग सम होता है इसमें सर्व का मतलब क्या होता है? देखो ये किस शब्दों से मिलकर बना है? सर्व प्लस अंग प्लस सम। जो सर्वांग सम है वो ऐसे बना हुआ है। सर्व का मतलब होता है सभी, अंक का मतलब क्या होता है? हिस्से, और सम का मतलब क्या होता है? समान। यानी कि अगर सभी हिस्से समान हैं तो वो क्या कहलाएंगे?
सर्वांग सम कहलाएंगे। तो ये दोनों किताबें क्या है, वो आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, इनके सभी हिस्से क्या है, बराबर है। अब आप देखो, अगर हम इसको आकृति वन बोल दें, यानी कि अगर हम इसको बोल दें आकृति वन, तो आप आकृति वन के बारे में बताइए। यानी कि जो आपको दो आकृति दिखाई गई है, तो सभी बच्चे बताएंगे आकृति वन में जो हमें मेज दिखाई गई है, क्या ये वाली मेज और ये वाली मेज देखने में एक जैसी है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये देखने में एक जैसी है? नहीं, ये देखने में एक जैसी नहीं है। सभी का आंसर आ रहा है कि ठीक है सर, ये देखने में एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है देखने में? आप खुद देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे कि ये देखने में एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर वाली मेज को, तो जो इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है, वो बराबर दिख रही है। यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी दिख रही है हमें देखने में? बराबर दिख रही है। लेकिन पर अगर आप नीचे वाली मेज को देखोगे, तो इसकी चौड़ाई तो कम है देखने में, और इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है। यानी कि आकृति वन के अंदर जो हमें दो मेज दिखाई गई है, वो दोनों मेज देखने में एक जैसी नहीं है। यानी कि इनकी आकृति ही अलग अलग है, यानी कि इनका आकार भी अलग अलग है। तो क्या आप बताइए, क्या ये दोनों जो आकृति वन में हमें दिखाई गई है मेज, क्या ये सर्वांग सम है? बताइए, क्या ये सर्वांग सम है? नहीं। ठीक है दीपांशु, यानी कि ये सर्वांग सम नहीं है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से बताएंगे क्या ये सर्वांग सम है। ठीक है, यानी कि सभी को पता लग गया है कि ये जो हमें दोनों मेज दिखाई गई है आकृति वन में, ये सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे। मान लेते हैं इस वाली जो आकृति हमें दिखाई गई है, इसको हम लिख लेते हैं आकृति, इसको क्या लिख लेते हैं हम, आकृति टू। इसको हमने लिख लिया आकृति दो। अब आकृति दो में हमें दो चेयर दिखाई गई है, यानी कि दो कुर्सियां दिखाई गई है। एक कुर्सी ये रही और एक कुर्सी ये रही। क्या दोनों कुर्सी देखने में एक जैसी है? आप कहोगे यस सर, ये दोनों कुर्सी देखने में बिल्कुल एक जैसी है। देखने में एक जैसी है, पर इनका आकार क्या है, अलग अलग है। देखने में बिल्कुल एक जैसी है, एक दूसरे की कॉपी है, देखने में बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन पर इनका जो आकार है, ये कहोगे आप सर ये बहुत बड़ी दिख रही है, यानी कि आकार इसका बहुत ज्यादा है और इसका आकार बहुत छोटा है। ऐसे समझो जैसे घर के अंदर एक बड़ी कुर्सी है और एक छोटी कुर्सी, देखने में एक जैसी है, लेकिन फिर आकार में, यानी कि इसमें बड़े लोग बैठते हैं जो घर में बड़े हैं, मम्मी पापा बड़े भाई, और इसमें क्या बैठते हैं, छोटे बच्चे बैठते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गई, यानी कि ये दोनों क्या सर्वांग सम है? आप कहोगे, बताइए जल्दी से, क्या ये दोनों सर्वांग सम है? हाँ ठीक है संजय, बिग एंड स्मॉल। ठीक है, देखने में तो एक जैसी है। आकृति टू के अंदर जो हमें दो कुर्सी दिखाई गई है, वो देखने में एक जैसी है, लेकिन पर इनका आकार अलग अलग है। तो ये सर्वांग नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया नो, कि देख ये सर्वांग नहीं है। ठीक है, तो सर्वांग सभी को समझ में आ गया है। देखते हैं अब सर्वांग के बारे में थोड़ा सा आगे, कि सर्वांग क्या होता है। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया। अब आप हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर्स, यानी कि हम पढ़ेंगे तल आकृतियों की सर्वांग समता। यदि किन्हीं दो आकृतियों का आकार समान है, यदि किन्हीं दो आकृतियों का आकार समान है, तो वो दोनों आकृति सर्वांगसम होती है। हमने पहले भी पढ़ा था, यानी कि पहले तो आकृति एक जैसी हो और फिर उनमें भी उनका आकार बराबर हो, तभी क्या होती है, वो सर्वांगसम कहलाती है। यानी कि जब दो आकृतियां एक जैसी होती हैं, जैसे कि हम पीछे वाली पे देखें, ये दोनों आकृति एक जैसी थी, दोनों कुर्सी एक जैसी थी, लेकिन पर इनका आकार अलग अलग था, इसलिए ये क्या हो गई, इसलिए सर्वांग सम नहीं थी। लेकिन पर अगर दो आकृति एक जैसी होती हैं, अगर दो आकृति एक जैसी होती हैं, एक जैसी होने के बाद में उनका आकार भी समान हो जाए, क्या हो जाए, उनका आकार भी कैसा हो जाए, आकार सर भी जी मोहम्मद का नौ क्या फोन। समान हो जाए। ठीक है, तो वो दोनों आकृति कैसी होती है, सर्वांग सम होती है। ये बच्चे बिल्कुल सही बोला है कि जितने भी मोबाइल आते हैं, अगर उनका एक मॉडल आप देखोगे, कोई सा भी मॉडल ले लो, मान लो रियलमी का आप कोई भी मॉडल ले लो, कि आपने ले लिया रियलमी C11, अगर आप रियलमी C11 के जितने भी फोन देखोगे, वो सब कैसे होंगे, देखने में एक जैसे होंगे, और सभी का आकार क्या होगा, बराबर होगा। तो सभी फोन कैसे होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि सर्वांग सम क्या होते हैं। यानी कि अगर दो आकृतियों का आकार समान है, तो वो दोनों आकृति क्या होती है, सर्वांग सम होती है। जैसे नीचे आपको क्या दिखाया गया है, नीचे आपको दो त्रिभुज दिखाए गए हैं। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी दिखाया गया है, ये रहा त्रिभुज एबीसी, और ये रहा त्रिभुज PQR। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि सर्वांग सम होने के लिए हमें कम से कम दो, यानी कि दो आकृतियां तो चाहिए, क्योंकि अकेली आकृति के अंदर, सिर्फ एक आकृति के अंदर आप सर्वांग समता नहीं पढ़ते। सर्वांग समता पढ़ने के लिए कम से कम हमारे पास में दो आकृति होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम बताएंगे कि दोनों एक जैसी है कि नहीं। अब अकेले को क्या बताना है कि एक जैसा है कि नहीं। ठीक है, कम से कम दो होने चाहिए। अब आप बताओ कि जो त्रिभुज एबीसी है, जो त्रिभुज एबीसी है, क्या इसकी भुजा जो AB है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या इस त्रिभुज के अंदर भुजा PQ 4 सेंटीमीटर है? आप कहोगे बिल्कुल। यानी कि त्रिभुज ABC की भुजा, आप कहोगे कि सर एक तरफ तो हमारे पास में त्रिभुज है ABC,
और एक तरफ हम दूसरे त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर को, और इसमें हमें दो भुजा बराबर मिल गई है, यानी कि सॉरी, हमें एक भुजा यानी कि भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर मिल गई है। अब आगे चलते हैं। क्या आपको भुजा क्या आपको भुजा बी सी क्या आपको भुजा बी सी क्या आपको भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर दिख रही है, जो अभी नीले कलर से बनाई गई है? आप कहोगे ठीक है सर, दोनों 2 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कह दोगे कि जो भुजा बी सी है वो भुजा क्यू आर के बराबर है, यानी कि आपको दो भुजाएं बराबर मिल गई। फिर आप कहोगे सर तीसरी भुजा देखते हैं, कि तीसरी भुजा को अगर देखें, क्या भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है? आप कहोगे सर ये भी दोनों 3-3 सेंटीमीटर है। तो आपने कहा भुजा ए सी पी आर के बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज एक जैसे दिख रहे थे और इनकी माप भी क्या हो गई, समान हो गई। तो आप क्या कहोगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें। हम फिर जल्दी से कुछ और नया बताते हैं इसके अंदर। अगर इतना सभी को क्लियर है कि हाँ दोनों दोनों आकृति पहले तो देखने में एक जैसी हो, और फिर उनके आकार भी क्या हो, बराबर हो। ठीक है दीपांशु, ठीक है, ठीक है अंजलि, ठीक है वर्षा, ठीक है। तो सामने देखते हैं अभी। ठीक है किशन, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा आप एक चीज बताओ, आप एक नाम लिखते हो कि आप लिखते हो भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू। देखो ये हमने लिख दिया बराबर, कि ये जो भुजा ए बी है वो भुजा पी क्यू के बराबर है। आप लिखते हो भुजा बी सी आप लिखते हो भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर। हमने यहाँ पर भी बराबर का साइन लगा दिया, और हमने ए सी भुजा को पी आर के बराबर का साइन लगा दिया। अब आप हमें बताओगे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो जल्दी से वाई टाइप करें। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं जल्दी से वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं लिख सकते तो वो एन टाइप करे। ठीक है, ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज पी क्यू आर, लेकिन पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हमारे पास में जो त्रिभुज होते हैं, वो अगर दोनों त्रिभुज, हाँ ठीक है, अगर दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं कि इनका आकार भी सेम है और इनकी आकृति यानी कि इनकी शेप भी सेम थी। तो आपने खुद देखा था अभी पीछे वाली स्लाइड पर कि जो त्रिभुज एबीसी के अंदर, अगर हम त्रिभुज एबीसी को देखें और त्रिभुज पी क्यू आर को देखें, तो इनकी कुछ भुजाएं बराबर थी। जैसे कि हम फिर से बता देते हैं कि जो भुजा ए बी थी वो भुजा पी क्यू के बराबर थी, और जो भुजा बी सी थी वो भुजा क्यू आर के बराबर थी, और जो भुजा ए सी थी वो भुजा पी आर के बराबर थी। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन पर आप ये नहीं कह सकते कि जैसे हम भुजाओं को लिख देते हैं हम वैसे त्रिभुज को लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के। हम बराबर नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। आप खुद देखो हम क्या पढ़ते हैं, हम सर्वांग समता पढ़ते हैं ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्वांग समता पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो ये तो इक्वल टू का साइन होता है, सर्वांग समता का साइन थोड़ी नहीं है। सर्वांग समता का क्या साइन होता है कि इक्वल टू के ऊपर एक छोटा सा तिरछा लाइन लगा देना एस शेप का। आप बोलोगे कि जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, वो सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि दिखने में एक जैसे थे और इनके आकार क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दिखने में एक जैसे थे और इनके आकार क्या है, बराबर है। इसलिए हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम का साइन क्या होता है कि इक्वल टू के ऊपर एक छोटा सा एस बना देना, क्या कहलाता है आपका, ये साइन कहलाता है आपका सर्वांग समता का। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है कि सर्वांग समता का साइन समझ में आ गया है, और दो त्रिभुज को हम बराबर नहीं लिखते, हम लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, हम ऐसा लिखते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ हमें इतना समझ में आ गया है, हमें इतना क्लियर है कि त्रिभुज को हम बराबर नहीं सर्वांग सम लिखते हैं। ठीक है, और सर्वांग सम का उनको निशान भी पता लग गया है कि सर्वांग सम कैसा दिखता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे और सीखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए, आपने कह दिया कि जो त्रिभुज एबीसी था, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपने कह दिया कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, हाँ ठीक है संजय, तो वो क्या करें, वो जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो वो चैट सेक्शन में जल्दी से टाइप करे। और अगर डाउट डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई भी टाइप नहीं कर रहा है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर दे जल्दी से, हम उसके नाम को लेकर जल्दी से आते हैं उनके पास में। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। देखो एक संजय नाम के बच्चे ने बहुत सारी चीजें लिख दी है, यानी कि उनको सर्वांग क्षमता के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन पर उनका एक बी ऑप्शन गलत है जो उन्होंने बी में टाइप करा है। ठीक है संजय,
आप सामने देखिए, अच्छी बात है कि आपको चीजें पता है थोड़ी सी आगे, पर उनमें थोड़ी सी गलतियां हैं, वो हमें सुधारनी है बच्चे, ठीक है। ठीक है, देखिए, संजय नाम के बच्चे ने कुछ चीजें टाइप की है, उसके अंदर थोड़ी सी गलती है, वो उनको सुधारा जाएगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, अगर त्रिभुज एबीसी, ये रहा त्रिभुज एबीसी, और ये त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि ये रहा त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जो इसका शीर्ष ए है, त्रिभुज ए का, वो शीर्ष पी के तुल्य है, तुल्य का मतलब समान है। जो शीर्ष बी है त्रिभुज एबीसी का, वो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष क्यू के बराबर है, यानी कि इसके तुल्य है या समान है। और जो इसका शीर्ष सी है, वो शीर्ष आर के तुल्य है, या फिर आप कहोगे समान है। ठीक है, बच्चे जिसका माइक अभी ओपन हुआ है वो बंद कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें चल रही, थोड़ी सी चीजें छूट जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए फिर आगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने कह दिया कि सर त्रिभुज एबीसी, अगर आपने कह दिया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप कह दोगे कि जो पहले नंबर पे लिखा हुआ शीर्ष है, वो इस तरफ से पहले लिखे हुए नंबर के शीर्ष के तुल्य है। जो यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ शीर्ष है, वो इस तरफ के दूसरे नंबर पे लिखे हुए शीर्ष के तुल्य है। और जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ शीर्ष है, वो यहाँ पर तीसरे नंबर के लिखे हुए शीर्ष के तुल्य है। यानी कि जब हम किसी त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम बोल देते हैं, तो हम उसके संगत शीर्ष लेते हैं। कैसे लेते हैं? कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। और ये वर्ड याद कर लो, संगत, कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, तो हम हमेशा उसकी कोरस्पॉन्डिंग चीजों की ही बात करते हैं, हमेशा संगत चीजों की ही बात करेंगे। अब चीज में क्या होगा? उसके संगत कोण हो सकते हैं, उसकी संगत भुजाएं हो सकती हैं, उसके संगत शीर्ष हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम हमेशा संगत चीजों की ही बात करेंगे। मान लो हमने फिर से कहा था कि जो त्रिभुज एबीसी है, जो त्रिभुज एबीसी है, वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है? वो कॉन्ग्रेंस है, यानी कि वो इसके क्या था? जल्दी से टाइप करें, क्या था ये जल्दी से, ये साइन किसका था? जल्दी से बच्चे टाइप करें कि ये इसके सर्वांग सम है। ठीक है, आप टाइप नहीं कर पाओगे इसलिए हम बोल देते हैं कि ये सर इसके सर्वांग सम है। अगर ये इसके सर्वांग सम है, तो आप कहोगे कि जो इसकी भुजा, अभी आपको बताया था कि अगर त्रिभुज, हाँ एक बच्चे ने टाइप कर दिया, संजय ने, हमें लगा टाइप नहीं कर पाओगे। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आपने अभी पीछे वाली स्लाइड पे देखा था कि उसके जो कोरस्पॉन्डिंग शीर्ष, यानी कि जो संगत उसके शीर्ष थे, वो बराबर थे, यानी कि तुल्य थे। तो आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? संगत भुजाएं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहे हो। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, तो जो उनकी भुजाएं होती हैं, कौन सी? कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि जो संगत भुजाएं होती हैं, आप कहोगे भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगी, यानी कि भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगी। इसी तरीके से बच्चे अब आप टाइप करोगे कि भुजा बी सी किसके बराबर होगी। जल्दी से टाइप करें, भुजा बी सी किसके बराबर होगी? भुजा बी सी के संगत भुजा कौन सी होगी? जल्दी से टाइप करेंगे सभी बच्चे कि भुजा बीसी के संगत भुजा कौन सी होगी? भुजा क्यू आर होगी। ठीक है नेहा, यानी कि भुजा बीसी के संगत भुजा क्यू आर इसके बराबर होगी। इसी तरीके से सभी बच्चे बताएंगे कि भुजा एसी, भुजा एसी, भुजा एसी के संगत कौन सी भुजा होगी? जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे, भुजा एसी के संगत कौन सी होगी? ठीक है, ठीक है नेहा, पी आर होगी। कौन सी होगी? पी आर। अब आप ये सभी चीजें समझ गए होंगे कि ये संगत कैसे निकालते हैं। संगत देखो कुछ इस तरीके से निकालते हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे, सभी बच्चे सामने देखेंगे कि संगत चीजों को हम कैसे निकालते हैं। देखो, अगर ये त्रिभुज एबीसी है और वो त्रिभुज पी क्यू आर है, तो हमें अगर संगत चीजें निकालनी है, संगत कोण, संगत भुजा, कुछ भी अगर हमें निकालना है संगत, तो कैसे निकालेंगे हम? सामने देखिए स्क्रीन पर, अगर भुजा की बात की जाएगी, अगर हमने यहाँ पर दो भुजा यानी कि दो शीर्ष लिए, क्योंकि दो शीर्ष से एक भुजा बनती है, दो शीर्ष से क्या बनती है? एक भुजा बनती है। ये रहा शीर्ष ए, ये रहा शीर्ष बी, दोनों को जोड़ने से एक भुजा बन गई। तो आपने कहा कि अगर हम ए बी की बात करेंगे तो भुजा ए बी बन गई, तो वो किसके बराबर होगी? पी क्यू के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बी सी यानी कि बी और सी शीर्ष को जोड़कर भुजा बी सी बनाएंगे, तो इधर इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? क्यू आर हो जाएगी। यानी कि अगर आपने आगे के दो लिए तो इधर से भी आगे के दो लोगे, अगर आपने पीछे के दो लिए तो इधर से भी पीछे के दो लोगे, अगर आपने पहला और लास्ट का लिया तो इधर से भी आप पहला और लास्ट का लोगे संगत भुजाएं बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गई होगा कि संगत भुजाएं कैसे बनती है? तो जल्दी से वाइट टाइप करें। ठीक है, ठीक है वर्षा, ठीक है नेहा। अब आगे देखते हैं कि संगत कोण, अब आप हमें खुद ही बता दो। दीपांशु आपके पास भी आते हैं, एक सेकंड रुकना। ठीक है, एक बार ये चीज कंप्लीट करते हैं थोड़ी सी।
जिन बच्चों को समझ में आ गया उनके लिए थोड़ा फ्लो बना रहेगा। देखिए कि जो हमारे पास में संगत कोण होते हैं, आपने कहा कि अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप क्या कहोगे कि इसका कोण ए इसके कोण पी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग है, क्योंकि इधर से भी पहला शीर्ष है और इधर से भी पहला शीर्ष है। इसी तरीके से दीपांशु बताएंगे कि कोण बी किसके बराबर होगा। सभी बच्चे टाइप करेंगे जल्दी से कि कोण बी किसके बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है, कोण क्यों के, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने कहा कोण क्यों के, और इसी तरीके से जो कोण सी होगा वो कोण आर के। ठीक है बच्चों, ठीक है, अभी हम देखते हैं, यानी कि हमें कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या चीजें समझ में आ गई है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पता लग गई हैं, यानी कि आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि भुजाएं पता लग गई हैं, यानी कि संगत भुजा, संगत शीर्ष और संगत कोण। ठीक है बच्चों, ठीक है, जल्दी से वाई टाइप करें ताकि हम थोड़ा सा आगे चलें। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हम सामने देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। देखो सर्वांग सम तो हम जान गए कि सर्वांग सम क्या होता है, ये तो हम जान गए कि सर्वांग सम क्या होता है। किशन अपना माइक बंद कर लीजिए, और देखो ऐसा मत किया करो बीच बीच में कि माइक ओपन किया जाए उनको बार बार टोका जाए, छोटे बच्चे तो नहीं है सभी, ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखा करो। देखो सर्वांग सम तो हमने पढ़ लिया, सर्वांग सम क्या होता है, यानी कि अगर दो आकृतियों में उनके आकार समान हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, और सर्वांग समता अब हम पढ़ेंगे, यानी कि सर्वांग समता क्या होती है, यानी कि वो संबंध जिसकी वजह से दोनों आकृतियां, वो संबंध जिसकी वजह से दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, वो संबंध जिसकी वजह से दोनों आकृतियां सर्वांग सम है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज, सर्वांग समता। अब हम सर्वांग समता पढ़ रहे हैं कि सर्वांग समता कौन सी, पहली सर्वांग समता हम पढ़ रहे हैं कि किस किस संबंध से, कि किस किस संबंध से जो त्रिभुज हैं वो क्या हो सकते हैं, सर्वांग सम हो सकते हैं, किस किस संबंध से। तो अब हम संबंध पढ़ रहे हैं, पहला तो पढ़ रहे हैं हम सर्वांग समता, यानी कि पहला संबंध हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सर्वांग समता का पहला संबंध, यानी कि हम पढ़ रहे हैं एस 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 प्रतिबंध। आप सभी लिख लीजिए एस एस को क्या बोलते हैं, यानी कि एस 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 के अंदर एस क्या है, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 प्रतिबंध। ठीक है बच्चों, यदि किसी यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो, किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। वो दोनों त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। यानी कि अगर आपके पास में दो ट्रायंगल हैं, यानी कि दो त्रिभुज हैं, अगर त्रिभुज एक की भुजा त्रिभुज दूसरे की, यानी कि त्रिभुज एक और त्रिभुज दो जो है, दोनों की भुजाएं अगर बराबर हैं, तो आप कह दोगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है एस 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 प्रतिबंध से। अच्छा आप एक चीज बताइए, चलो पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमें एक तो भुजा ए बी दिख रही है, यानी कि त्रिभुज ए बी की भुजा, आप कहोगे सर त्रिभुज ए बी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी किसके बराबर है, आप कहोगे सर त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर। थोड़ा सा ठीक है, छोटी पड़ गई, रुकिए, कि त्रिभुज एबीसी के अंदर और त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर, आप बताइए कि ए बी भुजा कौन सी भुजा के बराबर है। आप कहोगे सर ए बी भुजा ये रही पी क्यू के बराबर है, ए बी भुजा किसके बराबर है, आप कहोगे सर ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है। ठीक है, फिर आपने कहा सर त्रिभुज ए बी सी में से जो भुजा बी सी है, जल्दी से बताओ किसके बराबर है। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि बी सी भुजा किसके बराबर है, बी सी भुजा किसके बराबर है, सभी बच्चे टाइप करेंगे कि बी सी भुजा किसके बराबर है। ठीक है, ठीक है दीपांशु, ठीक है, यानी कि जो बीसी भुजा है वो किसके बराबर है, भुजा क्यू आर। आप कहोगे जो एबीसी त्रिभुज की भुजा बीसी है वो पी क्यू आर त्रिभुज की भुजा क्यू आर के बराबर है। इसी तरीके से आप सभी बच्चे बताओगे कि जो भुजा हमारे पास में एसी है, जो भुजा हमारे पास में एसी है वो कौन सी भुजा के बराबर है, जो भुजा एसी है वो कौन सी भुजा के बराबर है। ठीक है, वो भुजा पी आर के बराबर है। वो भुजा किसके बराबर है, वो भुजा पी आर के बराबर है। ठीक है, तो हमने लिख दिया वो भुजा पी आर के बराबर है। तो अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो आप कह दोगे जो त्रिभुज एबीसी है,
जो त्रिभुज एबीसी है और जो त्रिभुज पी क्यू आर है, वो आपस में क्या है, देखो क्या लिखा है ऊपर, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध से क्या होगा, सर्वांग सम होगा। यानी कि आप कह दोगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, और किस प्रतिबंध से, आप लिखोगे एस 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 प्रतिबंध से। ठीक है बच्चों, एस एस प्रतिबंध से सर्वांग सम है। अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है तो सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ हमें इतना क्लियर हो गया है। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर इतना सभी को क्लियर है। ठीक है नेहा, ठीक है ईशु, ठीक है दीपांशु, संजय, कृष्णा, ठीक है वर्षा, ठीक है। वर्षा, हम आपका नाम हर बार वर्षा ही बोलते हैं, जिनकी आईडी रणधीर सिंह के नाम से चल रही है, आप नोट भी कर रहे होगे, जब जब आप लिखते हैं हम वर्षा ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए सामने, सभी बच्चे सामने देखेंगे, अगर इतना सभी को क्लियर है, आप सामने देखो कि क्या त्रिभुज एबीसी, जो आपको आकृति में दिखाया गया है त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज एबीसी, ये रहा त्रिभुज एबीसी, ये रहा ए बी सी। क्या त्रिभुज एबीसी और क्या त्रिभुज पी क्यू आर आपको दिखाई दे रहे हैं ना सभी को सामने, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर। आप सभी देखिए कौन कौन सी भुजा बराबर है। आप कहोगे सर इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जो भुजा ए बी है वो पी क्यू भुजा के बराबर है, ठीक है। और जो भुजा बी सी है वो भुजा क्यू आर के बराबर है, और जो भुजा ए सी है वो भुजा पी आर के बराबर है। तो आप कह दोगे कि एस एस प्रतिबंध से, आप कह दोगे कि एस एस प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, वो सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे और सामने स्क्रीन पर फिर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी का वाई आ गया है, कि सभी को इतना क्लियर है। तो सभी बच्चे, अभी चैट सेक्शन रोका जाता है सभी का, ठीक है, सभी का चैट सेक्शन रोका गया है और सभी बच्चे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप पहले इसको अच्छे से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में आपको इसका ऑप्शन कहाँ करना है, पोल सेक्शन में वोट करना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे इसको सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में वोट करना है। क्वेश्चन नंबर 64, सभी को क्या करना है, सोल्व करना है और पोल सेक्शन में वोट करना है। ठीक है, क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है। सभी बच्चे वोट करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे। चार ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है, आपको ए और बी में से ही टाइप करना है, ये ऑप्शन थोड़े ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, आपको सिर्फ ए और बी में ही टाइप करना है। सभी बच्चे वोट करेंगे, अभी कुछ बच्चे वोट करने के लिए रहते हैं। आपके पास में 5 सेकंड है, जिस बच्चे ने वोट नहीं किया वो जल्दी से वोट कर दे, ताकि हम बच्चों के लिए चैट सेक्शन ओपन कर दें। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे चैट सेक्शन में, जल्दी से वो अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, सिर्फ ऑप्शन टाइप करेंगे, ए या बी, कि हाँ या तो है या फिर नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया है लगभग लगभग। ठीक है, ठीक है दीपांशु, देखिए, क्या दिए क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है, और द गिवन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। देखो, कॉन्ग्रुएंट के लिए आपने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज एक जैसे दिख रहे हैं तो ये तो त्रिभुज एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन पर दिखने से कुछ नहीं होता, हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या इनकी सभी भुजाएं बराबर है, क्या इनकी सभी भुजाएं बराबर है। आप देखिए, क्या त्रिभुज एबीसी के अंदर जो पी क्यू भुजा है वो कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। आपने देखा वो त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी के बराबर है, तो आपने लिख दिया कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर, और जो त्रिभुज हमारे पास में ए बी सी है, आपने लिख दिया कि जो भुजा पी क्यू है वो किसके बराबर है, वो भुजा ए बी के बराबर है। ठीक है, फिर आपने देखा कि जो हमारे पास में भुजा है, कौन सी भुजा, भुजा क्यू आर, भुजा क्यू आर किसके बराबर है, भुजा बीसी के बराबर है। भुजा क्यू आर किसके बराबर है, भुजा
BC के बराबर है। तो आपने देखा भुजा BR भुजा BC के बराबर है, तो आपने लिख दिया कि भुजा BR, सॉरी भुजा QR भुजा BC के बराबर है। फिर आपने देखा कि भुजा PR की जो भुजा PR है वो किसके बराबर है? भुजा PR भुजा AC के बराबर है, क्योंकि सभी 5 सेंटीमीटर है। तो आपने लिखा कि जो भुजा हमारे पास में PR है वो भुजा AC के बराबर है। तो आपने कह दिया कि जो त्रिभुज PQR है, यानी कि दोनों की सभी के आपस में बराबर है। आपने लिखा त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में, तब आप कहोगे बाय, यानी कि SSS प्रतिबंध से त्रिभुज PQR सर्वांग समय त्रिभुज ABC के। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास में? ठीक है, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास में? सर्वांग सम हो गया है। ठीक है, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाकी की चीजें तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस देखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है वो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ हमें इतना सभी को क्लियर है, और फिर आते हैं जल्दी से होमवर्क पर। टाइप कीजिए बच्चों, हाँ इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे। आपको होमवर्क की